किसको पहले से पता है वी लुकअप का कॉन्सेप्ट? जी मिस रुतबा बताइए प्लीज़, वी लुकअप क्या होता है? अगर डेटाबेस में हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कोई उसका फ़ोन नंबर या एड्रेस कुछ मालूम करना होता है तो उसके लिए हम वी लुकअप तो वो बता देता है? वो कोई कोई अच्छा फॉर्मूला है कोई? सही है। और कोई थोड़ा और मज़ीद क्लियर करके, सिर्फ नेम और फ़ोन नंबर बताता है या और भी कुछ होता है ऐसा है? मतलब स्पेसिफिक आप नंबर से या किसी चीज़ से उसका नंबर मालूम एड्रेस जो भी आपको डिटेल चाहिए सही। वो आपको जो चीज़ चाहिए वो ही बताता है। ठीक है। अगर आपका डेटा किसी एक प्लेस पे मौजूद है, सही है, विद रिस्पेक्टिव की, जैसे कि आपका CNIC के अगेंस्ट आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आपके एक कॉलम में आपके CNIC की इन्फॉर्मेशन है, बाकी में आपका नेम, आपका क्लास, आपकी जो बाकी जितना भी आपकी आइडेंटिटी है वो सारा डेटा मौजूद है, या XYZ आपसे रिलेटेड कोई भी ऐसा डेटा जो किसी एक की को रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट की पूरी डिटेल उसका रोल नंबर से रिप्रेजेंट हो रही हो, चाहे आपकी सारी डिटेल आपके CNIC से रिप्रेजेंट हो रही हो, चाहे और कोई भी तरह का डेटा, चाहे आपका अकाउंट की डिटेल आपके मंथली फाइनेंशियल से बिलोंग कर रही हो, या इसके अलावा और भी कोई भी एग्जाम्पल, सही, कि जिसके अंदर आपकी सिंगल पर्टिकुलर बंदे की जो इंफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट कोई एक की या कोई एक ऐसा नंबर कर रहा हो जो आपकी ज़ात के लिए कॉमन हो, यूनिक हो, और आपके अलावा वो नंबर किसी और को असाइन ना हो। सही है, आप सबको पता है हम सबके पास CNIC नंबर यूनिक है, हम में से किसी के पास, दो बंदों के पास सेम सिमिलर CNIC नंबर नहीं है। ठीक है। इसी तरह से हर एक जगहों के ऊपर जहाँ पे हम किसी भी अगर इंस्टीट्यूट में जाते हैं या और कोई भी प्लेटफॉर्म, तो हमारे हर जगह पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एक ऐसा मार्क ऑफ आइडेंटिटी मिलता है कि जो हमारी हमसे बिल्कुल बिलोंग करता है, वो यूनिक होता है। अगर वो यूनिक ना हो तो क्या मसला आएगा कि जब भी इसको कॉल किया जाएगा कि दो दो लोग हमेशा आ रहे होंगे कि भाई मेरा नंबर भी रोल नंबर 1 है और दूसरे बंदे का भी रोल नंबर 1 है, लेकिन जब रोल नंबर 1 किसी एक स्टूडेंट को असाइन होगा तो हमेशा वही कॉल हो रहा होगा। सही। अब लेट सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, यही समझ लें नादरा का डेटा है, नादरा के पास पूरे पाकिस्तान का डेटा मौजूद है। ठीक है। आप जाते हैं नादरा में किसी काम से, वो आपसे सबसे पहले क्या मांगेंगे? भाई अपना NIC दें। सही है। NIC डालेंगे और फ़ौरन वो जैसे ही वो अपना NIC नंबर, आपका NIC नंबर ऐड करेंगे, उनके पास आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। ये जो उन्होंने NIC नंबर डाला है और इसके अगेंस्ट सारी इन्फॉर्मेशन फैच कर ली है, ये किस तरह से फैच हुई है? ये बाय यूजिंग वी लुकअप फंक्शन है। वी लुकअप जो डिपेंड करता है उसका फॉर्मूले का नाम है वी लुकअप। लेकिन ये वी मतलब वर्टिकल है। वर्टिकल मीन्स इस तरह का जो आपका जो डेटा होता है वो वर्टिकली होता है, मतलब कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रो वाइज होगी और आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉलम वाइज होंगे। आपका CNIC नंबर, देन आपका नेम, देन आपका एड्रेस। ठीक है। ये आपका CNIC, ठीक है, ये आपका नेम, ये आपका एड्रेस। ठीक है। ये आपका खत्म हुआ, ये सेकंड बंदे का CNIC आ गया, ये उसका नाम आ गया, और ये उसका सिटी आ गया। इस तरह से पूरा डेटा जो है वो वर्टिकली आपका मौजूद है। डेटा जो आपका यूजुअली जो मौजूद होता है, या डेटा जो आपका किसी भी डेटाबेस में या किसी फाइल फॉर्मेट में मौजूद होता है, वो वर्टिकल ही रखा हुआ होता है आम नॉर्मल कंडीशन के अंदर। बाद होगा डेटा आपका हॉरिजॉन्टल मिल रहा होता है। सही। वो डिपेंड करता है डेटा की नेचर क्या है। सही। जैसे आपका जो लास्ट हमने क्लास में एग्जाम्पल की थी एक एक्सपेंस शीट की, तो उसके अंदर हमारे पास जो मंथली एक्सपेंस थे वो डेटा यूँ था कि फ्यूल में हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, जनवरी में कितना कर रहे हैं, फैब में कितना कर रहे हैं, मार्च में कितना कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन आपकी यूज कर ली। तो ये डेटा आपका हॉरिजॉन्टल था। ठीक है। यूजुअली जो डेटा आपका टाइम फ्रेम या टाइम डिपेंडेंस होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, और जो डेटा आपका विदाउट टाइम होता है वो आपका वर्टिकल ही होता है मोस्टली। ठीक है। या आवरली जो है ना, आप अगर
जब आपके पास वर्टिकल डेटा होगा तो आप उसके पास वी लुकअप लगाएंगे, और जब आपका हॉरिजॉन्टल डेटा होगा तो आप उसके ऊपर एच लुकअप लगाएंगे। सही। ये मेरे पास एक प्रीली डेटा मौजूद है ऑलरेडी, इसमें कुछ कस्टमर नंबर हैं और उन कस्टमर नंबर के अगेंस्ट नेम, उनका एरिया, उनका सिटी और उनका फ़ोन नंबर गिवन है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक समझे एक सॉर्ट ऑफ डैशबोर्ड या एक इंफॉर्मेशन का एक एरिया बनाया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी कभी यहाँ पर, ये बिल्कुल उसी नादरा की तरह है कि जैसे ही आप नादरा में गए, आपने उनको अपना सीन ऐसे बताया तो उनकी सारी डिटेल आपके पास आ गई। सही है, क्योंकि वो जाके पूरे डेटाबेस में सर्च तो करेंगे नहीं कि भाई रज़ा नाम का कौन सा बंदा जो अंचोली में रहता है, वो इतने सारे रज़ा मिल जाएंगे अंचोली में रहते हैं, फिर वो सर्च करेंगे कहाँ कौन सा इलाका कौन सी गली, ऐसा तो फाइंड करेंगे नहीं कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो आपके यूनिक नंबर से फाइंड करेंगे, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए कि जो चाहते हैं आप। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं कभी यहाँ पर कस्टमर नंबर एंटर करूँ, मेरे पास उस बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाए। ठीक है। ये किस तरह से होता है? ये इस तरह से होगा कि मैं हर एक सेल के ऊपर वी लुकअप का फॉर्मूला ऐड कर दूंगा। सही। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कस्टमर नंबर ऐड कर देता हूँ। मैंने यहीं पर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। सही है। ये मैंने फ़िलहाल एक कस्टमर पेस्ट कर दिया ताकि जब भी मैं वी लुकअप लगाऊँ तो मेरे पास पहली वाले कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ जाए। मैं लगाने जा रहा हूँ वी लुकअप। अच्छा, वी लुकअप जो है आपसे 4 चीज़ें मांगता है। ठीक है। सबसे पहले चीज़ मांग रहा है वी लुकअप क्या, कि लुकअप वैल्यू, कौन सी चीज़ को लुकअप करना है, यानी कि वो कौन सी वैल्यू है जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं। तो मैं किस चीज़ को सर्च करना चाह रहा हूँ? मैं इस वैल्यू को सर्च करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इस सेल को क्लिक कर दिया कि मैं इस वैल्यू को सर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है। पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात, किस टेबल में से सर्च करना चाह रहे हैं, वो डेटा टेबल जहाँ से आप अपनी चीज़ों को सर्च करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोल दिया कि ये जो चीज़ है ये मैं पूरे इस टेबल से सर्च करना चाह रहा हूँ। सही। दूसरी बात कंप्लीट हो गई। तीसरी बात, अगर ये डेटा इस टेबल में मिल जाए तो फिर आप रिटर्न में मुझसे क्या वैल्यू लेना चाह रहे हैं। सही। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू इस टेबल में मिल जाए तो मुझे इसके अगेंस्ट दूसरा कॉलम ला दूँगी। ये पहला कॉलम कस्टमर नेम नंबर का हो गया, दूसरा कॉलम इसके नेम का हो गया। सही है। अब ये मैं जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है, जो एरिया सिलेक्शन में आया हुआ है, मैं उसके रिस्पेक्टिव देख रहा हूँ। ये कॉलम मेरा पहला कॉलम है और इसके बाद वाला कॉलम मेरे पास दूसरा कॉलम है। ऐसा नहीं कि ए कॉलम पहला है, बी दूसरा है, सी तीसरा, तो मैं नंबर सीधी करूँगा, ऐसा नहीं। अब जो मेरी सिलेक्शन आ गई तो सिलेक्शन मेरे पास वो टेबल बन गया है। ठीक है, याद रहेगा ये। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे नेम आ जाए तो मैं कॉमा मैंने 2 करके बोल दिया कि मुझे इसका दूसरा कॉलम चाहिए। ठीक है। अच्छा, चौथा ऑप्शन इसके पास आता है कि अप्रोप्रिएट मैच करवाना है या आपको एग्जैक्ट मैच करना है। सही, मतलब ये कि ऊपर नीचे चल जाएगा, 1 नहीं मिला 2 का लेकर आ जाओ। सही है। 1 और 2 में कितना फ़र्क है? 1 का तो फ़र्क है। ये 19-20 वाला केस है। 42101121 सबका नंबर है और आखिर में 1 का ही फ़र्क होगा किसी के आखिर में 2 आ रहा होगा, किसी के आखिर में 3 आ रहा होगा। 2 नहीं मिल रहा, 3 का लगा दिया आपकी इन्फॉर्मेशन में। नहीं भाई, 2 और 3 पूरे बंदे का फ़र्क, वो जेंडर का फ़र्क आ जाएगा। सीन ऐसी जिनके आखिर में ऑड नंबर्स आते हैं वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और सीन ऐसी जिनके आखिर में इवन नंबर्स आते हैं वो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने सीन ऐसी आके चेक कर लीजिएगा। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता ही होगी वैसे। जी। अब मेरे ख्याल में शायद ये रूल ख़त्म हो गया, मैंने सुना है, लेकिन अभी तक तो था। मेल के CNIC के अंदर ऑड नंबर्स आते हैं और फीमेल के CNIC के आखिर में इवन नंबर आता है। तो 19-20 में 19 मर्दों का हो जाएगा। 19-20 तो खैर होता भी नहीं। 9 और 0 के अंदर या 9 और 8 के अंदर 8 फीमेल का हो जाएगा और 9 मेल का, तो पूरा जेंडर ही चेंज हो जाएगा। सही है। तो अगर आप जाएंगे तो आपकी जगह कोई जहरा के जहाँ कोई रज़ा उठकर आ जाएंगे और रज़ा का केस कुछ और होगा और जहरा का केस कुछ और होगा, तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मैच करना है। एग्जैक्ट मैच करने के लिए आप हमेशा फॉल्स जो आर्ग्यूमेंट है वो लिखेंगे, फॉल्स। यहाँ आप फॉल्स लिख दें। ठीक है। या फॉल्स के लिए आप 0 भी लिख सकते हैं।
0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये मेरा हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, अब आप फॉर्मूले को एक दफ़ा समझ लें। मैं कह रहा हूँ B16 से सिलेक्शन करो, B16 को सर्च करो। कहाँ से सर्च करो? B2 से F12 के दरमियान, B12 से F12 के दरमियान। कहाँ मिलेगा ये? यहाँ मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ मिलेगा तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसका दूसरा कॉलम ला दो, मतलब कि इसका दूसरा कॉलम ला दो। इन दोनों से क्या हो रहा है? इन दोनों से ये रॉ आइडेंटिफाई कर रहा है। B16 को सर्च कर रहा है इस टेबल में, तो जैसे ही इसने सर्च किया इसने बता दी कि ये, इसने फाइंड कर लिया कि ये चीज़ यहाँ लिखी है। यानी कि इसने इस पूरे टेबल से रॉ आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको कौन सी रॉ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका कौन सा टेबल चाहिए। इसमें मैंने बोल दिया कि इसका मुझे दूसरा, इसका कौन सा कॉलम चाहिए, मैंने बोल दिया कि इसका दूसरा कॉलम चाहिए। तो हमेशा यही वाली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे आ गया कमाल। अब लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ 2 करते हैं तो जमाल आ जाएगा, 5 करते हैं तो रियाज आ जाएगा। सही, क्योंकि 5 पे जो भी वैल्यू होगी वो उठ के यहाँ पे आ जाएगी। 8 कर देंगे तो आपके पास माजिद आएगा, जिसकी जो इन्फॉर्मेशन है वही उठ कर आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको कंप्लीट कर लें, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे इसको आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों ने अभी चल रही है, चलें जी। अच्छा, अभी आप लोगों ने किया ये कि एक सिंपल नेम कॉल कर लिया। कुछ लोगों ने जो है ना नेम के बाद एरिया, सिटी और फ़ोन नंबर भी कॉल कर लिया। उन्होंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को बार बार लिखा और एक जगह 2 की जगह 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया। अभी तो आपके पास 4 कॉलम नहीं थे, आपने ऐसे कर लिया। ये मल्टीपल कॉलम हो तो क्या हर दफ़ा जाके फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं। अच्छा आपको जी जी डाल सकते हैं डेटा लिस्ट में भी। अभी बताता हूँ, ये वाले पार्ट कंप्लीट कर लूँ मैं बताता हूँ। आप लोगों ने लास्ट क्लास में कंट्रोल आर वाली शॉर्ट की पढ़ी थी, किसी ने वो फॉलो क्यों नहीं की? कंट्रोल आर से वो फॉर्मूला जो लेफ़्ट में था वो यहाँ ड्रैग हो जाता। ये देखें। तो जैसे ही आप कंट्रोल आर वाला करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला तो लग जाएगा आपका इधर, यहाँ वाला फॉर्मूला नेक्स्ट वाले सेल के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन इशू क्या आएगा, ये देखें। इशू ये आएगा कि ये इसने खुद ही सेल एड्रेस को एक आगे बढ़ा दिया, जो कि एक्सेल का फंक्शनलिटी है कि एक्सेल यही इसी तरह से काम करता है कि जब भी कभी आप फार्मूला को ड्रैग करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सेल वो जो भी आपने दिए हैं उनको ड्रैग कर देता है। तो अगर आपको ड्रैगिंग करनी है ऐसे, लेकिन अगर आपको अपनी कोई एरिया फ़िक्स करना है तो आप उसके लिए फ़िक्स कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं अपने सेल्स को। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि आपको बताया कि आपको कौन कौन से सेल फ्रीज़ करने हैं। आपको अपने कस्टमर नंबर की जगह फ़िक्स करनी है और आपने जो टेबल की रेंज दी है उस टेबल की रेंज फ़िक्स करनी है। सही, तो उसके लिए आप करें ये कि जो पहला वाला फॉर्मूला आपने लगाया है उसमें इनको फ़िक्स कर दें। अच्छा, फ़िक्स कैसे किया जाता है? फ़िक्स 2 तरह से किया जाता है। इनके आगे डॉलर साइन लगते हैं जिससे फ़िक्स हो जाता है। एक तो तरीका ये है कि आप इनसे पहले डॉलर साइन लगाना शुरू करें। आप बी से पहले भी डॉलर साइन लगाएं और 16 से पहले भी डॉलर साइन लगाएं। सही, ये मैनुअल तरीका है। इसकी शॉर्ट की ये कि आप अपने कर्सर को जब यहाँ रखेंगे, B16 वाली जगह पे लेकर आएंगे, तो यहाँ पे आके जब आप F4 प्रेस करेंगे, एक दफ़ा F4 प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद आपका फ़िक्स कर देगा। बी बी को भी पर भी डॉलर आ गया और 16 पर भी डॉलर आ गया। इसका मतलब क्या है, जब बी पे भी डॉलर होगा और 16 पे भी डॉलर होगा, इसका मतलब ये कि जो सेल है आपका वो ना, जब आप हॉरिजॉन्टली ड्रैग करेंगे तो ना बी से वो सी बनेगा और सी से डी बनेगा, और जब आप वर्टिकली उसको ड्रैग करेंगे तो ना वो 16 से 17 और 17 से 18 जाएगा। ठीक है, वो जो अपनी जगह है वो फिक्स रहेगी, उसकी कभी भी मूव नहीं होगी। दोबारा प्रेस करेंगे तो अब बी पे से हट गया, सिर्फ 16 पे आ गया। मतलब है कि जब आप हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई तो आएगा, लेकिन कभी आप वर्टिकली प्रेस कर नीचे ड्रैग करेंगे तो 16 का 16 पर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। सही, इसी तरह से
पहली दफ़ा में फिक्स, दूसरी दफ़ा में 16 पे खाली, और तीसरी दफ़ा पे सिर्फ बी फिक्स हो जाएगा। जब आप नीचे करेंगे तो नीचे 17 18 तो होगा, लेकिन जब आप भी आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो कभी भी बी के बाद सी नहीं होगा। और चौथी दफ़ा प्रेस करेंगे दोबारा वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अभी आपको रॉज एंड कॉलम दोनों फिक्स करनी है, यानी कि आप हमेशा इसी कॉलम को ही रेफरेंस बनाते हुए, इसी वैल्यू को ही रेफरेंस बनाते हुए बाकी सारी काम करेंगे। तो आप जस्ट एक दफ़ा इसको प्रेस कर लें, अपना बी और 16 दोनों को फिक्स कर लें, क्या जब भी आप कभी ड्रैग करें ये पोजीशन अपनी जगह वैसी की वैसे ही रहे। ठीक है, इसी तरह से ये B2 से F12 वाली पोजीशन के ऊपर भी आप अपने कर्सर को लेकर आएँ। चाहें तो शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट नहीं भी कर रहे तो कोई मसला नहीं है। इधर भी आके आप एक दफ़ा F4 दबा दें तो आपका क्या होगा, इसने B2 से F2 और B2 से लेकर F12 तक की सारी रेंज को फिक्स कर दिया। अब ना इससे बड़ा डेटा इससे बाहर आप मूव कर सकते हैं, ना इससे नीचे मूव कर सकते हैं। आपके डेटा की रेंज होती है, आपने इसको फिक्स करवा दी। ठीक है, फॉर्मूला तो आपका वैसे का वैसे ही रहा। अब जब यहाँ पे आके आप कंट्रोल R करेंगे तो अब ये माजिद का माजिद दे रहा है। आपको करना क्या है, खाली इस 2 की जगह 3 चेंज करना है। सही है, इसकी जगह 4 कर देना है। अभी भी बात ये आती है कि अब काम तो फिर भी करना पड़ रहा है, हर दफ़ा फॉर्मूले में आके चेंज करना पड़ रहा है, ना। इसका भी एक तरीका कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सीरीज़ चला लेता हूँ, 2 3 4 5। वो ये आगे सीरीज़ आपकी कंटिन्यू हो जाती है। एक्सेल इतना स्मार्ट है कि अगर आप इसको कोई भी 2 कंटिन्यूस नंबर दें और इसको आगे आप ड्रैग करें तो ये 6 7 8 9 10 खुद ही सीरीज़ आगे बढ़ाना शुरू हो जाता है। सही। तो अब यहाँ पर बजाय से कि आप मैनुअली यहाँ पे 2 लिखा, आप मैनुअली यहाँ 2 ना लिखें, बल्कि क्या कर दें, इस 2 की जगह ये शेयर लेटर्स दे दें। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू है, तो 2 आप मैनुअल लिख रहे हैं, वो 2 नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह वो वहाँ से वैल्यू डालेगा, फिर भी फॉर्मूला आपका रन होगा। अब फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कभी यहाँ पर आके करेंगे तो खुद ब, क्योंकि आपने इस वाले 2 के ऊपर कोई आपने फ्रीजिंग नहीं लगाई हुई है, ये क्लियर है, ये मूव हो सकता है। सही। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो ये तो आपका एरिया फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, लेकिन ये आपको खुद ब खुद मूव हो जाएगा। दिखने में गंदा लग रहा है कि बिला वजह 2 3 4 5 आ रहा है, इसको लें वाइट कलर कर दें। किसी को नहीं पता आपने फॉर्मूला, कोई आपको कोई फॉर्मूला थोड़ी दिखाने बैठ रहा है, आपको तो वैल्यू दिखानी है ना। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, आप इस रॉ को लेकर हाइड कर दें, आपका पीछे फॉर्मूला एज इट चल रहा है। आप एज अ डेवलपर है ना, आपको पता है कि आपने ये चीज़ कैसे बनाई है। सामने वाले को तो आप व्यू दे रहे हैं चलाने के लिए। सही। तो एक रॉ नंबर 17 आपकी हाइड हो गई। अनहाइड करने के लिए 16 और 18 को दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको अनहाइड कर देंगे तो दोबारा आपकी अनहाइड हो जाएगी। हाइड भी नहीं करना चाह रहे, इसको पकड़ के छोटा सा कर दें, बेतहाशा तरीके, जहाँ दिल समझ में आ रहा है वैसा कर लें। जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो इसमें ये फंक्शन ज़रूर होता जो आप कह रही है। ये बात हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि जिस जगह पे आप काम कर रही है वो खुद एक सेल है, और जहाँ से आप रेफरेंस कर रही है वो खुद मल्टीपल सेल्स हैं, जिसके हर सेल के अंदर एक ही वैल्यू मौजूद है। तो कभी भी मल्टीपल सेल्स की वैल्यू एक साथ लेके नहीं आएगा, ये हमेशा एक वक्त में एक सेल की ही वैल्यू लेकर आएगा। इस वजह से हमने मल्टीपल तरह से फॉर्मूले लगाए हैं, और तभी हम इसके ऐसी ऑटोमेशन साथ में देख रहे हैं कि जिसमें हमें आसानी हो जाए कि हमें लेट सपोज उसके अगर हमें 50-60 एट्रीब्यूट्स अगर हमें कॉल करने हों तो हम बार बार जाके फार्मूला ना लगाएं, बल्कि एक ऐसा फार्मूला बना लें कि जब हमें सिर्फ ड्रैग करना हो, एक दफ़ा फार्मूला बनाएं और हम ड्रैग कर दें और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें खुद ब खुद आ जाए। सही। अब इसके बाद अगर 100 इन्फॉर्मेशन भी इसके बाद मौजूद होती हैं और हमें उसमें
20-30 भी चाहिए होती तो हम इसी फॉर्मूले को सिंपल ड्रैग कर लेते और सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती, हमें बार बार फॉर्मूले लिखना नहीं पड़ता। सही, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली। वीलुकअप मल्टीपल शीट पे काम कर सकता है, यही सेम चीज़ मैंने देखें शीट 2 पे ही मौजूद की हुई है। सही है, शीट 2 के अंदर यही इन्फॉर्मेशन है, बस यहाँ डेटा नहीं है, डेटा आप यहाँ से लुकअप कर सकते हैं। जी, असल में डेटा की रेंज एक ही होनी चाहिए ना, डेटा की रेंज अलग अलग नहीं हो सकती, डेटा की रेंज पूरी एक होगी। रॉज एंड कॉलम मिलाकर जो एक डेटा सेट बनेगा वो एक ही जगह पे होना चाहिए। सही है, ये कर सकते हैं हम, मल्टीपल शीट्स पे जो डेटा है वो पहले एक जगह पे लेकर आ जाएं एक तरह से, फिर वहाँ से आप कोई और फर्दर वर्किंग कर लें, ये पॉसिबिलिटी है। एक दफ़ा रिपीट कर दूं, वी लुकअप के लिए हमने क्या किया, वी लुकअप के पास 4 आर्ग्यूमेंट हैं। पहला वो कहता है लुकअप वैल्यू क्या है। सही है, कि आप कौन सी वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी लुकअप वैल्यू को एक जगह पे पेश किया हुआ था ऑलरेडी। सही, मैंने यहाँ पे वो वैल्यू उसको सेल एड्रेस दे दी कि मुझे ये वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू कहाँ सर्च करना है, कॉमा टेबल रेंज, मैंने अपनी जो कस्टमाइज टेबल रेंज थी जहाँ जिस रॉज एंड कॉलम में मेरा डेटा मौजूद था, मैंने वो रॉ एंड कॉलम पूरी इसको दे दी B2 से F12 तक की रेंज और उसको कर दिया फिक्स कि ये हिले ना अपनी जगह से। सही, तीसरा मुझे इसको कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे अगर नेम चाहिए तो डायरेक्ट नेम, उसके मेरी जो रेंज में नेम आता है सेकेंड कॉलम पे, तो मैंने बोल दिया कॉमा 2। सही, और बाद में उस 2 को मैंने फिर रिप्लेस कर दिया किससे, एक ऐसे सेल से जिसके अंदर 2 लिखा हुआ था। सही है, अगर मैं यहाँ पे 1 या कोई और सीरीज लिख देता तो वो हमेशा वो लेकर आता। देन फिर मेरे पास जो चौथा आर्गूमेंट था वो था कि आपकी जो मैचिंग है वो अप्रोप्रिएट मैच होनी चाहिए या एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे फॉल्स लिखना होता है या फिर ज़ीरो लिखना होता है, इसके बाद वो एग्जैक्ट मैच कर देता है। सही, मतलब है कि अगर वो वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर नल दे दे मुझे, अड़ोस पड़ोस की ऊपर नीचे की कोई और वैल्यू 19-20 करके ना डाल के दे दे, एग्जैक्टली वही वैल्यू दे। सही, तो ये मेरे पास ऑप्शन है एग्जैक्ट मैच के लिए। सर सब तो फरमाइश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है लिस्ट कैसे बनती है, मुझे बार बार यहाँ पर नंबर लिखना पड़ रहा है। मुझे कैसे याद रहेगा कि मेरे पास नंबर 10 तक हैं, 20 तक हैं, 1010 1020 कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर मैं, अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे भी जैसे ही हटा दिया सब यहाँ पे एन हो गया, क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो नीचे कोई भी मुझे रिज़ल्ट नहीं दे रहा। सही, लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा डेटा बार के अंदर, डेटा टैब के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है डेटा वैलिडेशन का एक टैब। मैं मैग्नीफायर अगर ऑन कर लूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये डेटा वैलिडेशन का टैब मौजूद है, इसके अंदर आते हैं तो डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर मैं एक लिस्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक लिस्ट ऐड कर दी, और सोर्स क्या देना है, सोर्स मैंने जो अपना पूरा ये जो डेटा रेंज है सिर्फ कस्टमर की, कस्टमर नंबर्स की, ये मैंने दे दी। ठीक है, और मैंने कर दिया यहाँ पर इसको ओके। तो मेरे पास इस सेल के ऊपर एक ये ड्रॉप डाउन बना हुआ आ गया है, जिसके अंदर जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास सारे यहाँ पर जो कस्टमर की जो कस्टमर नंबर्स हैं वो मेरे पास एज अ लिस्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे आसानी हो गई, अब मैं जिस भी कस्टमर को सिलेक्ट करूँगा, नीचे ऑलरेडी मैं फॉर्मूला लगा चुका हूँ, मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को फैच कर लूँगा। ठीक है, दोबारा देखने कैसे किया, डेटा के अंदर आया, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन के अंदर डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पर लिस्ट मैंने एक ऐड करी, और लिस्ट के बाद जो सोर्स है इस पर क्लिक करके मैंने अपनी जो कस्टमर के जो
आईडीज़ हैं उनको दे दिया, कस्टमर नंबर को दे दिया, तो कस्टमर नंबर का नाम ये भी आया था। अगर मैं पूरी ये लिस्ट दे दूँगा ना तो क्या होगा, तो अब मुझे ये कस्टमर नंबर भी देगा ये, ठीक है। तो ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, ये देखें, क्योंकि मेरे पूरे डेटा के अंदर ये भी तो सिलेक्ट किया हुआ था। और कस्टमर नंबर भी एक की बना दी उसने, और उसके आगे को दूसरा कॉलम नेम का नेम ही उठा रहा है वो, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि आप क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या चीज़ से वैल्यूज़ ले रहे हैं। दोबारा अपनी पोजीशन पे क्लिक करें और इसको सेट कर दें। अच्छा, अब ये फ़ाइल सेव करके क्लोज़ कर लें और जो है थोड़ा सा स्पीड अप होकर दूसरी फ़ाइल खोल लें। अब आप लोगों को ऑलरेडी बूस्टअप हो गए हैं, एक फ़ाइल पे काम कर चुके हैं और अब हमें स्पीड अप हो जाना है। लो भाई, शीट नंबर 2 तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को तो ऑलरेडी आता है। फ़िलहाल शुरू के 2 कॉलम तो खुद कर लेंगे, पहले भी किया था। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से कर लें। टोटल नंबर भी गिवन है इस दफ़ा तो 300। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स और परसेंटेज निकाल दें पहली फुर्सत में। मैं निकाल रहा हूँ लेकिन मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा नहीं। अच्छा, ये जो शीट है हमारे पास, ये मल्टीपल इफ़ की शीट है। वैसे ये काम वीलुकअप के थ्रू भी हो जाएगा, लेकिन मैं वीलुकअप के ज़रिए मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको चैलेंज दे रहा हूँ। जो इसको वीलुकअप के थ्रू ग्रेड लेकर आएगा उसको देखते हैं क्या मिल सकता है। तो फ़िलहाल जो है ये आपको मल्टीपल इफ़ के ज़रिए करना है। इफ़ हमने लास्ट टाइम लगाया था, नहीं लगाया था इफ़ हमने। इफ़ की कंडीशन हमें पहली दफ़ा देखनी है। अच्छा, तो मल्टीपल इफ़ डायरेक्ट मुश्किल हो जाएगा फिर। चलें फिर एक काम ये करते हैं, इससे पहले एक कॉलम और ऐड करें यहाँ पर। यहाँ कॉलम एच पे क्लिक करके इसमें इंसर्ट अ कॉलम कर लें और यहाँ पर जो है ना एक कॉलम ऐड कर दें रिमार्क्स का। और रिमार्क्स में कर दें अगर उस बच्चे की परसेंटेज जो है 75 से 75 से ग्रेटर है तो वो पास है, अदरवाइज़ वो फेल है। सही। अब आ जाते हैं इफ़ कंडीशन समझ लेते हैं इफ़ कैसे करते हैं। इफ़ तो आपको अंदाज़ा है कि इफ़ का काम क्या होता है, 2 वैल्यूज़ को चेक करना, वैल्यू को चेक करना किसी कंडीशन के ऊपर, और अगर वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाए तो उसके अगेंस्ट जो आपने टास्क दिया हुआ है वो टास्क परफॉर्म हो जाए। रिमार्क्स में बता रहा हूँ, रिमार्क्स में बेसिकली पास या फेल लिखना है। अगर बच्चे की परसेंटेज ग्रेटर दैन 75 है, सही है, 75% से ज़्यादा है उसकी, 75 और उससे ज़्यादा परसेंटेज है तो वो पास है, अदरवाइज़ वो फेल है। सही है। हमारे पास इस परसेंटेज के मुताबिक 2 बच्चे फेल आ रहे हैं जिनकी परसेंटेज 75 से कम है। इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ सबसे पहले आपसे लॉजिकल टेस्ट मांगता है। हमारे पास कई लॉजिकल टेस्ट हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन और एक इज इक्वल टू। ठीक है, इन्हीं से करके 3 और बन जाते हैं, एक ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एक लेस देन इज इक्वल टू और एक नॉट इक्वल टू होता है वो, उसको ऐसे लिखते हैं नॉट इक्वल। या बाजू बाजू ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है,
यही कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं, हमें भी इन्हीं का सहारा लेना है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ में जाहिर है आप ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, और आपका न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं है बल्कि टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, तो आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं सिर्फ जी। अगर आपका टेक्स्ट वैल्यू है तो आप कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं सिर्फ? सवाल सवाल पूछ रहा हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करना है, डेटा आपके पास टेक्स्ट डेटा मौजूद है तो फिजिकल टू यूज़ करेंगे भाई, आसान सी बात है। कराची चेक करना है तो दूसरी जगह कराची लिखा हो या नहीं लिखा हो, तो ग्रेटर देन तो चेक होगा नहीं, वो फिजिकल टू से ही चेक होगा ना भाई, तो वो कराची इधर भी कराची उधर भी कराची है। आपने वो लास्ट एग्जाम्पल की थी, इसमें चेक किया था, एक्सेल चेक किया था, इसमें लिखा हुआ चेक किया था, काउंट इफ इसमें दिया था, ठीक है, और काउंट इफ ग्रेटर देन एक वैल्यू दिया था, तो वहाँ तो ग्रेटर देन से उससे बड़ी कितनी वैल्यू थी वो आ गई थी। जी लॉजिकल टेस्ट बोल रहा है कि आप कोई टेस्ट लगाएं, मैं कहता हूँ कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो किसके 75 के, 75% असल में कितनी वैल्यू होती है, असल में होती है 0.75, 75% तो वो तो फॉर्मेट होता खाली उसका, आपने लास्ट टाइम देखा भी था पिछली क्लास के अंदर जब हम नंबर्स वाली वर्किंग कर रहे थे, हाउ मेनी नंबर्स इन अ शीट, उस शीट के अंदर जो हमने टेबल सिलेक्ट किया था, जिसको आप परसेंटेज बोल के नंबर हटा रहे थे, वो बेसिकली वो जो नंबर निकला था वो तो असल में वो तो खाली उस पर फॉर्मेटिंग लगी हुई थी। याद आया लास्ट क्लास की वर्किंग? भूल गए? भाई खोलना पड़ेगा क्या? पिछली क्लास में काउंट फंक्शन शीट नंबर 5 पे काम किया था, ये वाला लिखने में काम आसान था वो, ये था 25 वाली वर्किंग। ये असल में क्या वैल्यू थी, ये 0.25 थी कि नहीं थी, नंबर था कि नहीं था ये तो इसमें तो 25% की तो फॉर्मेटिंग लगी हुई थी खाली, असल में तो एक नंबर था ना ये। तो इधर भी जब आप परसेंटेज वाली वर्किंग कर रहे होंगे, जब आप इफ़ कंडीशन लगा रहे होंगे, तो ये वैल्यू भी एक्चुअल में क्या है, ये 85% नहीं है भाई, ये तो ये नंबर्स हैं एक्चुअल में। 256 डिवाइड बाय 300 तो 0.8533 नंबर आ रहा है आपके पास, जिसको आपने फॉर्मेट कर दिया है परसेंटेज फॉर्म के अंदर, सही है, और फिर डेसिमल प्लेसेस के अंदर ख़त्म कर दिए थे खाली हमने, वरना अदरवाइज़ तो ये नंबर तो 0.8 था खाली एक्चुअल में। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयर भी ऐसे ही करूँगा कि ये नंबर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0.75 के, सही है। 75% अभी तो नहीं बनेगी मेरी, ये नंबर 75 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो ट्रू क्या क्या होना चाहिए, ट्रू हो, इन्वर्टेड कॉमास में बोलते भाई ये पास, अदरवाइज फेल। इफ़ 3 आर्ग्यूमेंट लेता है आपसे, पहला टेस्ट, दूसरा अगर वो टेस्ट पास हो रहा है तो पास में क्या देना है आपको, बल्कि टेस्ट अगर वो टेस्ट पास हो जाता है, जो आपने जो जिस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट अगर आपका ट्रू हो जाता है तो ट्रू पे आपको क्या देना है, मैंने बोलिए पास लिखा हुआ आना चाहिए। अगर वो चीज़ ट्रू नहीं हो पाती तो मुझे क्या वैल्यूज़ है, तो मैं कह रहा हूँ उसकी जगह मुझे फेल दे दे, सही है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और आपका ये आ गया पास। इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये दोनों 3 बच्चे फेल हो गए, सही है। ये वाला क्यों फेल हो गया, क्योंकि असल में इसकी परसेंटेज 75 नहीं है, इसकी परसेंटेज 74.67 है, जो कि राउंड ऑफ होकर 75 नज़र आ रही है आपको। ठीक है, एक्चुअल में जो नंबर है ये 0.74 है, तो 0.74 कभी भी 75 से बड़ा नहीं है, 0.75 से बड़ा नहीं है, तो ये हमेशा फेल में जा रहा है आपका बच्चा। तो 3 बच्चे आपके फेल हो गए हैं और बाकी 3 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। ये समझ में आ गया इफ़ कंडीशन? उन लोगों ने कर लिया है, मिस आ जाए ज़रा।
इसमें हमारे पास काफ़ी कंडीशंस आते हैं, तो इसलिए हम इसमें ना पहले इफ़ लगाएंगे, उसमें पहले इफ़ की कंडीशन देंगे कि हमारे पास 90% है तो A1 ग्रेड है, और उसके बाद हम उसे क्लोज करने के बाद दोबारा से इफ़ लगा के उसकी नेक्स्ट कंडीशन दे देंगे। कि अगर वो 80% है तो हमारा ग्रेड ए होगा, और इसी तरह हम आगे भी रिमेनिंग करते रहेंगे मतलब। पहले हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर 90% है तो ग्रेड ए होगा, फिर हमने उसे क्लोज करने के बजाय फॉर्मूले को आगे इफ लगा के हमने सेकंड कंडीशन लगा दी कि 80% है तो ए होगा, फिर ऐसे ही आगे एक और कंडीशन लगाई कि 70% है तो बी होगा, और अगर 60% है तो सी होगा, अगर 60 से कम हैंगे तो फिर वो खुद ही एफ कर देंगे। ठीक है, आ जाए भाई। मिस रुतबा और उनके लैपटॉप की सलामती के लिए एक दफ़ा सलावत पढ़ दें। सल्ले अला। चलें जी। अच्छा, चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बस इसमें मेरे कुछ पॉइंट हैं। आप इस पहले आप बेसिक इफ को एक दफ़ा देख लें। देखिए, इफ आपसे तीन चीज़ मांगता है। ठीक है, ये आपका इफ का जो फॉर्मूला है वो तीन चीज़ मांगता है। पहला तो आपसे वो टेस्ट मांगता है कि जिसको वो चेक करेगा। सही है। अगर वो टेस्ट पास होता है तो सेकंड आर्गुमेंट में आपसे बोलता है कि मुझे कोई वैल्यू बताओ कि मुझे अब क्या करना है। अगर वो टेस्ट आपका पास हो रहा है, ट्रू ट्रू वैल्यू बताओ।
के अंदर दूसरा फॉर्मूला इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लास्ट वाले क्लास में हमने किया था एवरेज सेल्स ग्रेटर देन काउंट किया था ना, एक फॉर्मूला लगाया था, एवरेज सेल्स चेक की थी, याद है कि नहीं याद? सही, एक फॉर्मूले के अंदर दूसरा फॉर्मूला आपने इनकॉर्पोरेट इजीली किया था। तो यहाँ पे आप एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ लगा रहे हैं, तो जो सेकंड इफ शुरू होगा उसमें आप पॉइंट 8 को चेक कर लेंगे, ठीक है, G4 आपका ग्रेटर देन होना चाहिए पॉइंट 8 से, तो आप बोलते हैं ए। अदरवाइज आप दोबारा इस फॉर्मूले को ऐड नहीं कर रहे, बल्कि इसके फर्स्ट आर्गुमेंट में दोबारा एक और इफ लगा रहे हैं, तो जो इफ उसके अंदर एक और इफ, इसके अंदर एक और इफ, मल्टीपल इफ आ रहे हैं एक इफ के अंदर, ठीक है। तो जो है ना ये कंडीशन पूरी कहलाती है नेस्टेड इफ की, इफ के अंदर इफ, उसके अंदर इफ, ठीक है। तो ये पूरी प्रॉब्लम आपकी हो गई नेस्टेड इफ की या मल्टीपल इफ की, जो हमने हेडिंग दी हुई है मल्टीपल इफ फंक्शन। तो ये नेस्टेड इफ की कंडीशन है पूरी, कि जिसके अंदर आपको 0.9 अच्छा यहाँ आप 0.9 भी देख सकते हैं और 90 के साथ इस तरह से परसेंटेज भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस तरह से 90% लिखना सिर्फ एक्सेल की हद तक है। एक्सेल के अलावा जैसे ही आप किसी और लैंग्वेज में जाएंगे, चाहे पावर बीआई में जाएं, चाहे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएं, वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत रुलाएगी। आप हमेशा आपकी प्रैक्टिस ये 90% वाली हुई भी होगी, और जैसे आप 90% लिख रहे होंगे वो वहाँ पर वो लैंग्वेज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमेशा आपके पास एरर आएंगे। तो इसका बेस्ट अप्रोच यही कि आप हमेशा 0.9 वाली चीज़ लिखें ताकि आपको वो रहे। और सिंपल अगर एक्सेल यूज़ करें तो मसला नहीं है, एक्सेल थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है तो आपको अलाउ कर देता है, ठीक है। तो हमने ये आपका पहले वाले इफ़ का चेक हो गया, ये उसकी ट्रू वैल्यू हो गई, और उसकी फॉल्स वैल्यू की जगह पर आपने दूसरा इफ़ शुरू कर दिया। यहाँ पे आपने दूसरा चेक लगाया और इसकी कंडीशन दे दी, अगर ये ट्रू हो जाए तो ए कर लो, अदरवाइज़ आपने फिर तीसरा इफ़ खोल दिया, इसकी वैल्यू चेक करी, इसकी वैल्यू ट्रू हुई तो ये, अदरवाइज़ फेल हो रहा है तो आपने दोबारा एक इफ़ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने फिर चौथी वैल्यू दे दी, और सबसे आखिर में अच्छा यहाँ पे आपने चौथी वैल्यू दे दी, और यहाँ पे इसके फेल होने पर आपने क्या बोला, सी के बाद डी भी था, फिर मेरे ख्याल में लैपटॉप गिर गया था शायद, नहीं मैं लगा देता हूँ। इफ़ इधर भी कोई मसला हो गया था, मुझे लग रहा है ये G4 था भाई। G4 इज़ इक्वल टू, अच्छा ये भी मसला हुआ हुआ है, 80 के बाद 70% लगाना भूला हुआ है, 60%, 50%, तो आपका डी हो जाए, अदरवाइज़ वो, ठीक है। अदरवाइज़ जो भी वैल्यू होगी, जब ये 50 से बड़ी भी नहीं होगी तो ज़ाहिर है वो फिर वो 50 से स्मॉलर होगी, तो मुझे आपको कोई पाँचवीं कंडीशन दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो वैल्यू 50 से लेसर हो तो मैं जाऊँ। अब मैं फॉल्स आर्ग्यूमेंट भी डायरेक्ट दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर वो डी नहीं हो रही है, जो वैल्यू ए प्लस भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो वो अल्टीमेटली वो एफ़ है, तो मैं सबसे आखिर में एफ़ फॉल्स आर्ग्यूमेंट में एज इट इज़ ही लिख देता हूँ, ठीक। एक ब्रैकेट बंद हुआ तो मेरे पास सबसे लास्ट वाला इफ़ का कंप्लीट हुआ, दोबारा ब्रैकेट बंद करता हूँ तो उसके ऊपर वाला इफ़ का ब्रैकेट बंद हो जाता है, फिर दोबारा ब्रैकेट बंद करता हूँ तो उसके ऊपर वाला इफ़ का ब्रैकेट बंद हो जाता है, फिर एक और दफ़ा बंद करता हूँ तो ये ऊपर वाला इफ़ बंद हो जाता है। आप देखें तो हल्का सा वो ब्लिंक करता है, जिससे आपको नॉमिनेट हो जाता है कि आपका कौन सा वाला ब्रैकेट अब क्लोज़ हुआ है, और फाइनली आपका ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज़ हो गया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अच्छा, इफ़ की वर्किंग करते हुए आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वैल्यू या तो हायर से लोअर साइड पे मूव करे या तो लोअर से हायर साइड पे। आप ऐसे नहीं करेंगे कभी भी, वरना आपको फिर वो रेंज वाला इशू आ जाएगा। या तो आप अपनी वैल्यू को पहले किसी हाई वैल्यू से चेक करवाएं कि आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, फिर ग्रेटर देन 80 है, ग्रेटर देन 70 है, या तो अपनी वैल्यू को लोअर से चेक करवाएं।
कि आपकी वैल्यू लेस देन 50 है, लेस देन 60 है, लेस देन 70 है, लेस देन 80 है, लेस देन 90 है। सही। तो आपका कंडीशन या तो लोअर से अपर जाएगी, अपर से लोअर जाएगी, तभी वो बिल्कुल सही वर्क करेगी ग्रेटर देन वाली कंडीशन में, वरना अदरवाइज आपको पूरी पूरी रेंज देनी पड़ेगी कि मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 80 हो और लेस देन 90 हो तो आप उसको ए बोलो। अभी आपने इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं बोला, बस आपने हमेशा उसको एक ही लिमिट बोली कि मेरी वैल्यू अगर इससे बड़ी हो, क्योंकि आप उससे पहले वाली वैल्यूज़ के अंदर ऑलरेडी 90 प्लस वाले को चेक कर चुके हैं। तो जब सेकंड आर्गूमेंट में आप 80 प्लस वाले वैल्यू को चेक कर रहे हैं तो इजीली आपको समझ में आ गया कि ये वाली वैल्यू मेरी 90 से अबव नहीं है, तभी मेरा ये फॉर्मूला जो है वो सेकंड वाले आर्गूमेंट में गिर रहा है, 80 वाले आर्गूमेंट के अंदर जाके ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, ये बात वाज़ेह हो गई है, क्लियर हो गई है ये बात, या इसमें किसी को कोई मसला है? समझ में आ गई है? सही, चलें अच्छी बात है। ये आपने फॉर्मूला क्रैक कर दिया, A1 ABCD फॉर्मूलाज आ गए हैं। अच्छा, ये काम हमने किया है मल्टीपल इफ़ के ज़रिए। इसी फॉर्मूले को आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आप GPT कर रहे होंगे तो आपको मल्टीपल तरह से फॉर्मूला करने का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, बल्कि नहीं दिखा रहा, एक तो नहीं दिखा रहा क्योंकि वो एक्सेल 365 का फंक्शन है। इफ़्स के नाम से एक फॉर्मूला आता है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप में सबके पास 365 नहीं होगा। ठीक है, तो जिनके पास 365 है वो IFS इफ़्स के नाम से फॉर्मूला है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी इसी तरह से वर्क करता है, तो वो घर में आके चेक कर लीजिएगा कि इफ़्स कैसे काम करता है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक चैलेंज वाला काम है, वो मैं नहीं करवा रहा, कल अगली क्लास में मैं पूछ लूँगा। तो जो कर लाएगा चैलेंज उसको कुछ दे देंगे इनाम, मुझ गरीब के पास जो कुछ होगा उसमें से। ठीक है, ये मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक टेबल बना दिया है। अभी आपने VLOOKUP की वर्किंग की है, सही है, जिसमें आपने बोला कि इस वैल्यू को सर्च करो और जब ये वैल्यू मिल जाए तो उसके अगेन दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम या चौथा कॉलम लेके आ जाओ। सही है, क्या मैं यही सेम चीज़ बाय यूजिंग VLOOKUP कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि भाई ये वैल्यू है, इसको चेक कर लो इस टेबल में और जहाँ कहीं मिल जाए मुझे उसकी दूसरी वैल्यू लेकर आ जाओ। तो आप बोलेंगे कि जब एग्जैक्टली 80% होगा तब तो वो लेकर आ जाएगा, लेकिन जब वो 81 होगा तो वो कभी मैच नहीं करेगा। तो आपको याद होगा लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट हमने उसको फॉल्स किया था, एग्जैक्ट मैच, वहाँ पे एक ऑप्शन था एप्रोप्रिएट मैच का, इसका मैं एग्जांपल दे रहा था कि 19-20 चल जाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 91 होगी तो 91 तकरीबन 90 के करीब ही है, तो उसको हमेशा 90 के बाद वो अगर आपकी वैल्यू 91, 92, 95 होगी तो हमेशा उसको A1 में ही मार्क करेगा। इस तरह से आपकी वैल्यू अगर 85, 86, 87 होगी तो हमेशा उसको A में ही मार्क करेगा। तो वहाँ पर अब आपको एग्जैक्ट मैच की जगह एप्रोप्रिएट मैच यूज़ करना होगा। मैंने पूरी हिंट दे दी काम कैसे होना है, मैं कराऊँगा अगली क्लास में। तो ये चैलेंज है, जो करके ले आएगा वो करके ले आएगा बस। ठीक है, तो फ़िलहाल इसको सेव करें और जो है आ जाते हैं तीसरी शीट के ऊपर। अच्छा, थर्ड शीट जो है वो भी बिल्कुल फर्स्ट शीट की तरह है। पहली वाली शीट के अंदर हमने VLOOKUP पे वर्किंग की थी, इस शीट के अंदर हमारे पास HLOOKUP है। सही, VLOOKUP क्या कर रहा था, वर्टिकली लुकअप कर रहा था, आपकी रॉ फाइंड कर रहा था और रॉ के अगेंस्ट आपसे
आपने जो कॉलम दिया था, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तो आपको वो कॉलम की वैल्यू लेके आ रहा था। ये रिवर्स काम करेगा, ये कॉलम फिक्स करेगा और उसके अगेंस्ट आप कौन सी रो उठा रहे होंगे वो आप बताएंगे, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तो वो चौथी रो लेके आ रहा होगा। बस ये समझ लें कि आपका टेबल जो यूँ था वो आपने उसको यूँ कर दिया है, तो आपका फॉर्मूला बस ये हो जाएगा। तो एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देखें। यहाँ कोई सा ही मंथ लिख दें, जनवरी लिख दें, सही है। और यहाँ पर अब आपको फॉर्मूला वी लुकअप की जगह एच लुकअप लगाना है, सेम फॉर्मूला है। एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करके देखें, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं अवेलेबल हूँ कराने के लिए, करके दिखा रहे हैं। हमने जो है वो एच लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, तो हमने एच लुकअप लिखा। वो लुकअप वैल्यू हमारी ये जनवरी है, ये हमने इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद टेबल एरे हमारा, ये हमारा टेबल है, इसको सेलेक्ट कर लिया, टेबल को भी फिक्स कर लेंगे। अब उसके बाद इंडेक्स नंबर लिखना है, यानी कौन सी रो से हमें जो डेटा चाहिए, तो हमें जनवरी का चाहिए, तो ये हो गया 2। तो इधर हम पहले नंबर लिख लेते हैं, सॉरी 2 कर लेते हैं, और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स लिख देंगे। अब इधर हम लिखेंगे 2 3 4 5 6 7। अब इसकी जगह हम 2 की जगह ये एंटर, और इसको ड्रैग कर लेंगे। ये हमारा, और इसको हाइड कर लें। इस फाइल को कंप्लीट करने के बाद आप लोग सेव कर लें, और जो है अब फाइल नंबर 4 को ओपन कर लें। जी, फाइल नंबर 4 के अंदर आपको जो फॉर्मूला है, इफ़ कंडीशन आपकी पास दोबारा आ गई है वर्किंग करने के लिए, और जस्ट आपको कोई रिटर्न नहीं चाहिए, और आपको रिटर्न सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में देना है। फ्लैग इफ़ क्वांटिटी इज़ लेस देन 3, आपके पास 3 कॉलम में डेटा अवेलेबल है, एजेंट वाइज, एजेंट ए बी सी डी, उन्होंने कितनी क्वांटिटी में सेल किया है और उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है कंपनी को। सिंपल बेसिक डेटा है, सही। बताना है कि उस एजेंट ने 3 से लेस तो क्वांटिटी सेल नहीं की, अगर उसने 3 से लेसर क्वांटिटी सेल की है तो आप उसको बोलते हैं ट्रू, अदरवाइज कहते हैं फॉल्स, सही। यस नो भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। बेसिक इफ़ लगाना है, क्वांटिटी लेस देन इज इक्वल टू 3 दिया हुआ भी है, आपको क्या करना है, लेस देन इज इक्वल टू 3, ठीक है। हो गया होगा सबका मेरे ख्याल में ये, तो जो काफ़ी देर से बैठे हुए। इफ़ क्वांटिटी इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, तो आप इसको बोल दें यस बोल दें, अदरवाइज़ नो बोल दें, एंटर कर दें। तो जिनकी क्वांटिटी लेस देन 3 है उन पे यस आ जाएगा, लेस देन एन इज़ इक्वल टू 3 उन पे यस आ जाएगा, अदरवाइज़ नो आ जाएगा। तो अगर आप देखना चाहें कि अगर आप अपने सेल एजेंट्स को फारिग करना चाह रहे हैं कि भाई कौन है जो लोअर परफॉर्मर है, सही परफॉर्म नहीं कर रहा, कम क्वांटिटी के अंदर सेल लेकर आ रहा है, तो आप फ़ौरन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा भाई कौन कौन से लोग हैं, तो आप फ़ौरन यहाँ फ़िल्टर ला के यस वाले उठा लेंगे। हाँ भाई ये 3 लोग हैं जो पुअर कस्टमर, पुअर एजेंट हैं आपके पास, सही से काम नहीं कर रहा है। ये तो बेसिक हो गया आपका, क्लियर है यहाँ तक, तो इतना मसला नहीं है। इफ़ लगाया है आपने सिंपल, देख लें फॉर्मूला।
अभी तक आपने लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, लेस दैन इज इक्वल टू, सही। अब आप कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स ही पढ़ रहे हैं, सही। लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास तीन तरह के होते हैं, एक एंड, दूसरा और, तीसरा नॉट। ये कैसे काम करते हैं? एंड का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, और नॉट का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपने जितने लॉजिकल टेस्ट किए हैं, तो ये वैल्यू उससे बड़ी हो, ये वैल्यू उसके बराबर हो, ये वैल्यू उससे छोटी हो, जब वो सारे टेस्ट पास होंगे तभी आपके पास वो पास कैटेगरी में फॉल होगा। अदरवाइज कोई एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वो फेल कंसिडर किया जाएगा, सही। और के अंदर क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन पास हो गई तो वो आपको पास कर देगा, आपको टू कैटेगरी में ले सकता है। नॉट के अंदर क्या होता है, अगर पास होगी तो उसको फेल में लेके चले आएगा, और फेल होगी तो उसको पास में लेके चले आएगा। इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी लेस देन 3 भी होनी चाहिए और रेवेन्यू भी 200 से लेस होना चाहिए। तो हमने दो कंडीशन कह दी, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये ट्रू पास करेगा, वरना अदरवाइज कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स दे देगा। लगा देते हैं इफ़। अच्छा, इफ़ के बाद जब भी हम टेस्ट लगाते हैं तो वो हमें एक ही जगह देता है एक टेस्ट लगाने की, मल्टीपल टेस्ट लगाने का ऑप्शन नहीं देता, सही है। वो सेकंड अगर हम चेक करेंगे तो वो तो सेकंड वैल्यू के लिए चेक करेंगे। अगर हम इफ़ दिस वैल्यू इज़ लेस देन दिस, तो ये हम ये एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, जैसे हमने परसेंटेज के लिए किया, उसके ग्रेड के लिए किया कि 90 से छोटी है तो आप उसको 90 से बड़ी तो आप A1 कहते हैं, अदरवाइज़ फिर दोबारा चेक करें। तो यहाँ दूसरा चेक नहीं लगा रहे, बल्कि उसी के अंदर एक और चेक लगाना चाह रहे हैं, दो चेक्स को एक साथ लगाना चाहें। तो जब दो चेक्स को आपको एक साथ लगाना होगा तो आप फ़ौरन इफ़ का फॉर्मूला लगाने के बाद चेक नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके अंदर एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे पहले। तो ये मैं और थोड़ा सा पहले जूम कर दूँ ताकि नज़र आ जाए। इफ़, उसके बाद आप एंड ऑपरेटर लगाएंगे। एंड ऑपरेटर के अंदर आप मल्टीपल चेक्स लगा सकते हैं, जितने चेक्स लगाएंगे जब तक वो सारे चेक्स ट्रू नहीं होंगे आपके पास बाहर ट्रू नहीं आएगा। पहला चेक आपका क्या है, वही आपका क्वांटिटी लेस देन 3 होनी चाहिए। तो क्वांटिटी लेस देन इज इक्वल टू 3 पहला चेक हो गया, कॉमा दूसरा चेक क्या, रेवेन्यू लेस देन 200, रेवेन्यू लेस देन 200। ये मेरी वर्किंग कंप्लीट हो गई, ब्रैकेट क्लोज, मेरा लॉजिकल टेस्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जब ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तभी मैं ट्रू वैल्यू को फाइंड कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मेरा आंसर जो है फॉल्स कैटेगरी में आएगा। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पर यस, अदरवाइज नो, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आप ये देखें कि आपके पास ये वाली जो कंडीशन है, इस बंदे की क्वांटिटी तो लेस देन 3 है, लेकिन इसने रेवेन्यू जो है वो 210 किया हुआ है, इसका रेवेन्यू ज़्यादा है। तो इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर दोनों चेक ट्रू नहीं होते हैं, दूसरा चेक फॉल्स हो गया। तो जब एक चेक ट्रू हो गया दूसरा चेक फॉल्स हो गया, तो आपके पास हमेशा वो अब ट्रू वाली कंडीशन में नहीं गिरेगा, बल्कि वो हमेशा फॉल्स वाली कंडीशन में गिरेगा, सही है। दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, बाकी जो दोनों में से कोई एक भी नहीं हो तब भी वो फॉल्स में जा रहा है। लेस देन 3 भी नहीं हो रहा और रेवेन्यू भी लेस देन 200 नहीं है, फॉल्स में चला गया, नो में चला गया। इधर भी ऐसा ही हो रहा है, इधर भी ऐसा ही हो रहा है, इधर ट्रू में चला गया, लेस देन 3 भी है और रेवेन्यू भी लेस देन 200 भी है। तो फ़ौरन से जब दोनों टेस्ट आपके पास हो गए तो आप यस आपने ऑब्टेन कर लिया और आपका नो नहीं आया। इसी तरह से इधर भी है, लेस देन इज इक्वल टू 3 भी है और लेस देन 200 भी है, तो आपके पास यहाँ पर 200 आ गया। तो आपने यहाँ पर एंड ऑपरेटर भी देख लिया। यही अगर और लगाया हुआ था तो क्या होता, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन जैसी ट्रू होती वो हमें
यस क्या देता। अच्छा थर्ड पे आ जाते हैं। अब हमने वो लोग तो अपने आइडेंटिफाई कर लिए कि जिनकी सेल्स कम थी। पहले तो हमने वो चेक किया कि भाई 300 से सॉरी 3 क्वांटिटी से कम की सेल वाले लोग कौन हैं, आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया। नहीं भाई उनको तो नहीं निकालना, साथ में ये देख लो कि उनमें से कोई ऐसे भी होंगे जो रेवेन्यू करके ला रहे होंगे, क्वांटिटी कम उन्होंने टारगेट अचीव की लेकिन रेवेन्यू अगर अच्छा लेकर आए 200 से प्लस लेकर आ गए तो उनको रख लो। तो उससे समझ में आ गया कि हाँ भाई एक बंदा है ऐसा कि जिसने क्वांटिटी तो पूरी नहीं करी लेकिन रेवेन्यू हमारे हिसाब से किया हुआ है, अप टू द मार्क है, 200 प्लस उसका रेवेन्यू चल रहा है। तो भाई वो सही बंदा है, उसको कंपनी जो है कंपनी से निकालना नहीं है। अब हम जो हमारे परफॉर्मर एजेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इफ़ रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन 300, वो सारे आपके पास एजेंट्स जिनका रेवेन्यू 300 प्लस चल रहा है और उन्होंने 4 क्वांटिटी से ज़्यादा 4 और से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सेल्स की भी है, तो हम उनको गिफ्ट देंगे कोई। तो आप उनको बोलते हैं गिफ्ट। अदरवाइज़ दोबारा चेक लगाना है कि अगर उनका रेवेन्यू 200 से ज़्यादा है तो उनको प्रेस करते हैं, शाबाशी देनी है, ज़बरदस्त भाई बहुत अच्छा काम किया आपने। गिफ्ट नहीं देते, सिर्फ शाबाशी। ऑफिस में आपको तो पता है कॉर्पोरेट कल्चर में यही होता है, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और शाबाशी यही है आपकी। गिफ्ट विफ्ट तो बहुत ही कोई शादर नादर मिलता है। अदरवाइज़ जो है ना लीव एमिटी उनको छोड़ देना है कि उनको कुछ भी नहीं देना। सही। आपके पास मल्टीपल इफ़ की कंडीशन भी आ गई कि पहले क्या चीज़ चेक करनी, पहले गिफ्ट वाली कंडीशन चेक करनी है और गिफ्ट वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही तो फिर आपको प्रेज वाली कंडीशन चेक करनी है। ठीक है। और दोनों कंडीशन के अंदर जो आपकी गिफ्ट वाली कंडीशन है उसके अंदर आपको दो चीज़ों को चेक करना है, इफ़ भी लगाना है और एंड भी लगाना है, क्योंकि आपको रेवेन्यू और क्वांटिटी दोनों चेक करनी है। ख्याल में कर लेंगे ना, बस कर लें फिर। पहले 2 मिनट की ज़रा प्रैक्टिस करके देखें ताकि मैं फिर करना क्या है रेवेन्यू। ग्रेटर आंसर 250। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम ये वाली कंडीशन हो गई, ये हो गई। डिज़ाइन ऐड करते हैं, इसका एक ये वाला हो गया। अच्छा ये इनवाइटेड गाना वो तो ऑटो ऑटो कलेक्ट नहीं करता ये। यहाँ पे जो ना ये ब्रैकेट इसको हटा देंगे। अच्छा ये वो कॉमा लगाना था, उस इनवाइटेड गाना को ब्रैकेट लग गया। वो मतलब क्यों हो रहा है ये फैन। ठीक है ये हो गया चीज़ें।
कहाँ गलती की है? यहाँ पे गलती है, मिल गई है। अरे ये पेज का भी इन्वर्टर कॉमर्स बंद नहीं हुआ, वहाँ एक इन्वर्टर कम कॉमर्स बंद हो गया, इसका बंद करना है। इसका बंद करने का बस, तो थोड़ा सा हम्म, याद है। मरवा दिया। इसमें कंडीशन लग रही है पहले, इफ़ के साथ एंड की कंडीशन लगेगी कि अगर वो उसका रेवेन्यू भी जो है वो 300 से अबव हो और उसकी क्वांटिटी भी जो है वो जो है वो 4 से अबव हो, तो वो उसको प्रेस कर दें, सॉरी गिफ्ट कर दें। और नेक्स्ट वाले में जो हो रहा है वो इफ़ की कंडीशन लग रही है कि अगर उसका रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर दैन 250 हो तो खाली उसको प्रेस कर दें हम लोग, और अदरवाइज़ अगर उसकी दोनों चीज़ें कम हैं तो फिर हम उसको ब्लैंक छोड़ दें। तो इस तरह से ये फार्मूले के अंदर दो कंडीशन चल रही हैं, इफ़ की भी है और एंड की भी। तो इस वजह से ये फार्मूला जो है इफ़ और एंड, इसको हमने कहा था नेक्स्ट इफ़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। भाई अगर हम उसको अगर हम जो आप काम कर रहे होते हैं ब्रांच बैंकिंग का, हम्म, हम्म। अगर आप इन्हीं से दोनों एग्जांपल्स को इफ और एंड को या मल्टीपल इसको अपनी किसी रियल वर्ल्ड के अंदर अगर बता सकें, तो आप ब्रांच के अंदर अगर हम जो आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो वो वहाँ कैसे रिलेट करें? बेसिकली हमारा जो काम हो रहा होता है वो हम कर रहे होते हैं जीएल मॉनिटरिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो अब इसमें ये देखना होगा कि हम जब काम कर रहे होते हैं कि ब्रांचेस के जीएल्स पे थोड़ा सा आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो, तो बैंकिंग जो जीएल्स पे काम कर रही है। जी तो थोड़ा सा आसान कर दें अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा आसान कर दें। देखिए जब आप बैंक में लॉन्ग एग्जाम्पल ले लें कि या उसी को थोड़ा सा आसान कर दें। आसान, सिंपल सा आसान हम लोग इसमें इस तरह से करते हैं कि आप लोगों ने, मोस्ट लोगों ने एटीएम यूज़ किया होगा अपने पास, ठीक है। तो एटीएम जब यूज़ करने जा रहे होते हैं तो कभी कभी अक्सर ऐसा होता है आप लोगों का कि आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है पर आप लोगों को पैसे नहीं मिल रहे होते, सही है। तो उस सिनेरियो को हम लोग अगर ले लेते हैं, देख लेते हैं, तो हम एज अ बैंकर को हमें करना ये होता है कि विद इन 15 डेज़ में उसको रेजोल्यूशन करनी होती है उस ट्रांजैक्शन को, कि जो पैसा हमारे पास एक्सेस आ रहा है वो कस्टमर को वापस करना है। तो अगर वो कस्टमर को पैसा वापस नहीं किया तो हम इस कंडीशंस के थ्रू, हमारे पास रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, तो इस कंडीशन के थ्रू हम अपने इस चीज़ को कर सकते हैं। फ़ाइल बनी हुई है हमारे पास, लाखों की एंट्री होती है, तो हम उसके अंदर इसको देख सकते हैं कि डेट के हिसाब से कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है 15 डेज एंड अबव हो गई है वो, और कौन सी ट्रांजैक्शन जो है विद इन 15 डेज़ है। तो अगर 15 डेज से अबव हो जाएगी तो स्टेट बैंक हम पे जो है पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। तो ये रेगुलेशंस के ऊपर आती है। तो मेरे लिए ये फार्मूला इसलिए यूज होगा कि मैं बेसिकली बल्क डेटा पे काम कर रहा होता हूँ, उसमें मिलियंस का डेटा होता है। तो उसमें ये होगा कि अगर मैं इस फार्मूले को लगाऊंगा तो ईजिली मुझको मालूम हो जाएगा कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि 15 डेज से अबव हैं और कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो 15 डेज से अंडर में। तो उसके लिए मुझे बहुत यूज़ कर सकता हूँ इस फार्मूले को। तो अभी मैं उस पर ही काम कर रहा था, मैं इसीलिए आया था इनके पास कि मुझे तकरीबन डेटा, मेरे पास 2 लाख का डेटा है और इस पर ही काम करना है। तो नेक्स्ट फ्यूचर्स में अगर ये मौका मिलेगा हमें तो फिर वो अपना डेटा शेयर करूँगा मैं आपके साथ, तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छी फिगर मिलेगी। इसलिए कि ये पिक्चर जो है ना ये बहुत छोटी फिगर्स हैं, जब तो आपको फार्मूला में इजीली मिल जाएगा ढूंढना। लेकिन जब फिगर्स होंगी ना लाखों में तो फिर बड़ा मुश्किल होता है सर्च करना हमारे लिए, कि हम एक जैसी फिगर बहुत सारी हो रही होती हैं। तो ये चीज़ें हैं ना उस वक्त आपको हेल्पफुल होंगी जब आप मिलियंस का डेटा पे काम कर रहे होंगे। तो ये छोटा डेटा, इस पर तो कोई मसला है नहीं। तो इसलिए एक्सेल की जो पावर बी आई की जो मुझे सीखना है इनकी पास आके वो यही है कि हमें मिलियंस का डेटा जो होता है उसको हमें जो है फार्मूलेट करना होता है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए कि फ्यूचर में यही सारा काम है भाई। बैंकिंग के अंदर मैं पिछले 20 ईयर्स से हूँ, तो जो काम मैंने 20 ईयर से पहले नहीं सीखा था आज मुझे सीखना पड़ रहा है। तो इसीलिए आप लोग इस पर काम करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियरी है। इसलिए कि अब हो ये रहा है कि हमें चीज़ें दिखानी पड़ती हैं विद इन अ वन पेजर। वो बड़े बड़े फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती, हमें एक पेज के ऊपर अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। मेरे पास तकरीबन 64 या 65 जीएल्स हैं जिसकी मुझे परफॉर्मेंस दिखानी है 2 से 3 डेज़ के अंदर कि हम लोगों ने क्या परफॉर्मेंस की हुई है पूरे लास्ट मंथ के ऊपर, और हर मंथ पे हमें साइकिल करनी होती है कंटिन्यूसली। तो इसीलिए ये बहुत बेनिफिशियरी होगा आप लोगों के लिए। आप लोग थोड़ा सा फोकस करें इसके ऊपर तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? चल हैदर भाई की सलामती के लिए एक दफ़ा सलावत पढ़ दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सबका मेरे ख्याल में हो गया है, समझ में भी आ गया है। बस फाइल को सेव कर लें और नेक्स्ट फाइल को ओपन कर लें। 2:30 बज गए हैं, टाइम बहुत कम बचा है।
3 फाइल्स हमारे पास कंप्लीट करने की हैं। अच्छा जी, हमारे पास अब वर्किंग है इफ़ एरर फंक्शन की, और यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इफ़ रेवेन्यू इन 2015 इज़ ज़ीरो और एम्प्टी, द चेंज परसेंटेज कॉलम शुड से न्यू इंस्टीड ऑफ एरर। दो हज़ार 15 का रेवेन्यू जो है आपके पास डिफरेंट कस्टमर्स हैं, और हर कस्टमर ने आपको पिछले साल क्या रेवेन्यू दिया था और इस साल क्या रेवेन्यू दिया है। 2015 और 2016 के 2 ईयर की कंपैरेटिव स्टडी आप कर रहे हैं। 2015 में जो कस्टमर है उसने आपको क्या रेवेन्यू दिया था, क्या कमा, उससे आपने कितनी सेल की थी, और 2016 के अंदर आपने उससे कितनी सेल्स की है, उसका आप परसेंटेज चेंज निकालने जा रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपने कितना ज़्यादा उस कस्टमर से रेवेन्यू जनरेट किया है। कैसे निकालेंगे, सिंपल परसेंटेज कर लेंगे, वो सिंपल डिवाइड कर लेंगे दोनों वैल्यूज़ को। सही, आप ऊपर जो है वो 2016 और डिनोमिनेटर में 2015 वैल्यू लिख दें। दोनों वैल्यू को आपस में आप डिवाइड करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपने कितना परसेंट अचीव किया है। इसको परसेंट फॉर्म में लेकर आ जाएं, आपको नज़र आ जाएगा कि आपने पिछले साल के मुकाबले में इस साल, अच्छा ये तो आपका चेंज इन परसेंटेज है ना, तो आप इसको एक सेकेंड रुकें ज़रा। तो ये काम मल्टीपल तरह से आप कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल किया ये कि दोनों जब परसेंटेज को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इस 2016 के रेवेन्यू को डिवाइड करता हूँ 2015 के रेवेन्यू से, मेरे पास आ जाता है 119%। तो मैंने ये बता रहा है कि मैंने 119% जो है अचीव कर लिया, जबकि क्या करना है, जूम करना है। और अब सही है, तो लेकिन मसला ये है कि 119% अचीव थोड़ी किया मैंने। 2015 की कंपैरिजन में देखा जाए तो मैंने सिर्फ जो मज़ीद अपना रेवेन्यू जनरेट किया वो तो थोड़ा सा किया है, 3500 तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो मैंने जो नया रेवेन्यू जो जनरेट किया है वो 691 मज़ीद एडिशनल मैंने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे 691 को डिवाइड करना है इससे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के उसको 2015 के रेवेन्यू से डिवाइड कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। और जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया इससे भी कर सकते हैं कि दोनों को डिवाइड कर लें और फिर -1 कर लें। तो 100 में से आप जो 100 निकाल देंगे तो जो एक्चुअल चेंज की परसेंटेज है वो आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। हमें जो इसमें वर्किंग करनी है वो इफ़ एरर की करनी है। आपकी वर्किंग जैसे भी हो रही है, रिज़ल्ट जो भी आ रहे हैं, इसमें ख़्याल बस ये रखना है कि आप जो माइनस करेंगे तो आप पहले परसेंटेज निकाल लें, उनको ब्रैकेट में इंक्लोज कर लें और फिर -1 करें। वरना वो क्या करेगा, इस वैल्यू में से -1 करके और फिर इसको बाद बार डिवाइड कर लेगा। डिमैश रूल बाय हो रहा होता है वैसे तो, लेकिन कभी भी कुछ भी आप जो मेथड है वो आपको चाहिए कि बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें जैसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने 19% आपका चेंज आया है। आपने एडिशनल जो भी रेवेन्यू अर्न किया वो 19% अर्न किया है। इधर आपने जो रेवेन्यू अर्न किया है कस्टमर बी के अंदर तो -8%। 2015 में आपने ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया था, 2016 के अंदर आपने कम किया है। कस्टमर सी के अंदर आपने 2015 में कस्टमर सी शायद एग्जिस्ट नहीं करता था या नहीं था उसको डेटा, तो कस्टमर सी की सिर्फ 2016 की ही इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आ गया एरर। इस एरर को, ये एरर क्या आ रहा है, ये डिविजिबल एरर है, क्योंकि वो जब डिवाइड कर रहा है एक ब्लैंक वैल्यू से तो वो इन्फिनिटी वैल्यू बना रहा है। सही, तो आपको इस इफ़ एरर वैल्यू, आपको जो है ना इस एरर टर्म को हटाना है कि आपका फॉर्मूला भी एज इट इज़ चलता रहे और आपके के पास जो इस तरह के एरर्स आ रहे हैं वो एरर भी रिमूव हो जाए। तो इस तरह के एरर्स जो आपके पास आ रहे हों, या यहाँ पर जो आपका ज़ीरो लिखा हुआ है, इस तरह के एरर्स को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप करें ये कि इस पूरे फॉर्मूले को इफ़ एरर के एक फंक्शन के अंदर इनकैप्सुलेट कर लें। इस पूरे फॉर्मूले के ऊपर मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ इफ़ एरर का। ठीक है,
इफ़ एरर क्या काम करता है? इफ़ एरर बिल्कुल सिंपल इफ़ की तरह काम करता है। एक आपको बोलता है कि इफ़ जो वैल्यू आप दे रहे हैं अगर उसमें एरर होगा तो क्या करें, तो मुझे क्या बोलते हैं कि भाई मुझे एरर वाले जो सेकंड में वो बता कि जो भी आप यहाँ वर्किंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज कुछ भी आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर इस फॉर्मूले में अगर एरर आ जाए तो उसको क्या वैल्यू देनी है। तो मैं यहाँ बोल दिया कि मुझे सिंपल ब्लैंक दे दो, कुछ भी ना, ठीक। और वो पूरा फॉर्मूला जो मैंने जिससे मैं अपनी परसेंटेज चेंज निकाल रहा था उसको मैंने इफ़ एरर के अंदर कर लिया और यहाँ पे एरर टर्म की जगह मैंने ब्लैंक लिख दिया। मैं यहाँ पर ये बल्कि सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना है न्यू, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है तो मैं लिखता हूँ न्यू। तो होगा ये कि जो कस्टमर न्यू है उसके आगे न्यू लिखा हुआ आ जाएगा कि ये न्यू कस्टमर है, ये 2015 में एग्जिस्ट नहीं करता था, कि जिसकी वजह से इसका कोई चेंज नहीं निकल सकता। ठीक है, फॉर्मूला दोबारा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आप उसको सेव कर लें और जो है लुकअप बाय टेन्योर, जी क्या करना है इस फाइल के अंदर हमें, हमारे पास यहाँ पर गिवन है सेल रिप्रेजेंटेटिव के नाम, उनको कितना एयर हो गया है, उन्होंने कितनी सेल्स की है और उनका कॉमन रेट क्या है और उनका कमीशन कितना बनता है। अच्छा जी, तो जो आपके पास सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको लेस देन 3 ईयर्स हो गए हैं, अगर उन्होंने 0% सेल्स 0 अमाउंट की सेल की तो उनका रेट 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है सेल एजेंट का उनके टारगेट्स के ऊपर उनको कमीशन मिल रहा होता है, सही है। हर तरह के सेल एजेंट होते हैं, आपको बैंक के क्रेडिट कार्ड सेल करने वाले भी आपको सेल एजेंट नज़र आते हैं, बाकी इंश्योरेंस के भी सेल एजेंट नज़र आ रहे होते हैं जो पॉलिसी वगैरह के चक्कर में आपको पकड़ रहे होते हैं, और मल्टीपल सिम बेचने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर आपको रास्ते में नज़र आ रहे होते हैं, जोम की सिम ले लें एक के साथ एक फ्री, ये भी सेल एजेंट होते हैं। हर तरह की जो है ना दुकानों के ऊपर सेल एजेंट आ रहे होते हैं, भाई ऑल पर्स के 10 कार्टन लोगे तो 11वां कार्टन फ्री दूंगा मैं, ठीक है। तो इन सबको कंपनी डिफरेंट टारगेट दे रही होती है, वो भी अपने टारगेट पूरा करने के लिए आपको ये सारी ऑफ़र्स कर रहे होते हैं, उनको अपना वो उतना रेवेन्यू कम्पीट करके देना होता है और कस्टमर अपनी डिमांड के मुताबिक अपनी चीज़ ले रहा होता है, उसको भी कस्टमर को कोई ना कोई इससे फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है और उस पर इनको कमीशन उनको मिल रहा होता है हर चीज़ के ऊपर। तो पूरी दुनिया में इसी तरह से कमीशन के ऊपर काम चल रहा होता है। सेल एजेंट जितने भी होते हैं अपनी सैलरी फिक्स के अलावा उनको उनके परफॉर्मेंस और कमीशन इस तरह से बन रहे होते हैं, और भी ज़ाहिर है जब उनकी एक कमीशन एक ख़ास रेट तक पहुँचता तो उनको बड़े बड़े इनाम भी मिल रहे होते हैं जो बड़ी कंपनीज या बड़ी इदारों के बड़े कमीशन पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन रेट डिफाइन हुए हैं कि अगर अमाउंट सोल्ड हुई है 500 की तो उसका कमीशन रेट 3.25 बनेगा, अगर अमाउंट 10,000 है तो 3.5 का रेट, 20,000 है तो 5% का रेट, 50,000 6% का रेट, 1 लाख की सेल की है तो 7% का रेट, और 2.5 लाख की सेल की है तो 8% फ्लैट उसमें से उसको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। और अगर उसका टेन्योर 3 साल से ज़्यादा का है तो अब उसको फिर जो रेट हैं उसके अलग अलग होंगे अमाउंट के हिसाब से, सही है। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है? प्रॉब्लम में करना क्या क्या है? प्रॉब्लम में लुकअप भी लिखाना है, ज़ाहिर है जो आपका रेट यहाँ पे आएगा वो आएगा किसकी बेसिस के ऊपर, वो सेल्स की बेसिस पे भी आएगा और एयर्स की बेसिस के ऊपर भी आएगा। अगर उसका एयर 3 साल से बड़ा है, 3 साल और उससे बड़ा है तो उसके ऊपर वीलुकअप लगेगा इस टेबल का, और अगर उसका नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल से कम का है तो उसके ऊपर वीलुकअप लगेगा इस टेबल का, सही है। इसका मतलब है कि अभी वीलुकअप तो लगाना है हमें, तो लेकिन वीलुकअप से पहले आपको इफ़ लगाना होगा, और इफ़ के अंदर पहले आप चेक कर लेंगे कि उसका एयर 3 साल से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा होगा तो आप फिर नेक्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट के अंदर ट्रू वैल्यू देने के बजाय क्या करेंगे,
वी लुकअप का फॉर्मूला ऐड कर देंगे पूरा, अदरवाइज़ फॉल्स वाले आर्ग्यूमेंट के अंदर फिर दोबारा वी लुकअप का फॉर्मूला ऐड कर देंगे, लेकिन उसमें आप फिर पहले वाला टेबल नहीं बल्कि दूसरा वाला टेबल सेलेक्ट कर रहे होंगे। प्रॉब्लम स्टूडेंट समझ में आ गई? फॉर्मूला काफ़ी बड़ा बनेगा लेकिन समझ में आ गया सबको करना क्या है, बस तो कर लें फिर। जब समझ में आ गया, पहले ग्रेड बाय वी लुकअप समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इस फाइल के अंदर परसेंटेज रेट की परसेंटेज फाइंड करने में। मैंने वो जो ग्रेड का सिस्टम था वो यहाँ पर एक टेबल में बनवा दिया था, सही। और अब हम वर्किंग करने जा रहे हैं वी लुकअप। क्या वैल्यू फाइंड करो, ये वैल्यू फाइंड करो, किस टेबल में से फाइंड करो, इस टेबल में से फाइंड करो। इसको मैं कर दिया फिक्स, F4 प्रेस करके। इसका कौन सा कॉलम चाहिए मुझे, दूसरा कॉलम चाहिए, दूसरा कॉलम चाहिए ना, दूसरा कॉलम चाहिए। और इस मरतबा एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए बल्कि अप्रोप्रिएट मैच चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट मैच तो वो जब तक 90 नहीं होगा वो वैल्यू नहीं लाएगा। अप्रोप्रिएट मैच में वो उसके करीब तरीन वैल्यूज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर लेगा। तो अब यहाँ पर मैं इस दफ़ा ट्रू लिख दूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। F क्यों कर रहा भाई, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ कोई बताएगा? ये भी वही है, मैंने इस वैल्यू को रिवर्स कर दिया है। पहले इसको फेल कंडीशन बताई, फिर इसको सबसे लोएस्ट कंडीशन बताई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, सही। क्योंकि 90 से बड़ी जो भी अमाउंट हो, जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर A1 देना है, और 80 से बड़ी जितनी जो भी होगी उसके ऊपर A देना है, 70 से बड़ी जो भी होगी उस पर B देना है। तो ये आसानी हो गई इसके लिए। पहले क्या हो रहा था, पहले हम उसको दे रहे थे 0.85, पहले जो हम वर्किंग कर रहे थे वो डायरेक्टली वो किसी वजह से फॉल्स कंडीशन में गिर रहा था, सबको F मार्क कर रहा था, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ कंडीशन ये है कि ये सेम काम जो पहले हमने इफ़ बाय यूजिंग इफ़ फार्मूला किया है, वही सेम काम हमने बाय यूजिंग वी लुकअप किया है। और यहाँ मैंने बोल दिया कि मेरी ये वैल्यूज़ को सर्च करो, कहाँ से, इस टेबल से सर्च करो, और यहाँ से मुझे इसका दूसरा कॉलम लेकर आओ और अप्रोप्रिएट मैच में लेकर आओ, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, इस वैल्यू को चेक कर रहा है 0.85 यहाँ तो कहीं नहीं मिल रही इसको, सही, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ के बाद करीब कहीं इसको मिल रही है। तो इसके बेसिस के ऊपर ये ट्रू के बेसिस के ऊपर ये A ग्रेड लेकर आ रहा है, सही है। क्योंकि मैंने वैल्यू असाइन कर दी 90 के ऊपर A1, तो 90 और उससे बड़ी जितनी वैल्यूज़ होंगी उसको तो ये A1 देगा। इसीलिए इसने जो है 80 और इससे बड़ी सारी वैल्यूज़ को A के अंदर खुद बहुत कैटेगराइज कर दिया। इन्वर्स कैसे हुआ, इन्वर्स करने के लिए ये क्या, तो या तो मैं खुद से मैनुअली लिखता। मैंने किया है कि इसके ऊपर एक हेडिंग बनाई परसेंटेज और रैंक, सही है। और इनको सिलेक्ट करने के बाद ना इनको इसके ऊपर ऑप्शन होता है डेटा के अंदर जाकर फ़िल्टर का, मैंने फ़िल्टर ऑन कर दिया। तो इसने एक्सेल ने इसको एक टेबल कंसीडर कर लिया। जैसे ही टेबल कंसीडर किया इनके ऊपर ये ड्रॉप डाउन आना शुरू हो गए। तो ड्रॉप डाउन में जाकर मैंने इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिया, तो खुद ही इसने फ़ौरन सॉर्ट कर दिया। तो ये जो छोटा सा टेबल मैंने बनाया ये खुद ही सॉर्ट हो गया। लास्ट टाइम हमने क्लास में सॉर्टिंग पढ़ी थी अपने डेटा के अंदर, तो ये मैंने वही सॉर्ट कर दिया। वी लुकअप के थ्रू जब भी आप इस तरह से वर्किंग करेंगे तो आपका डेटा हमेशा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में होना चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में नहीं हो सकता, सही है। इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है। जब आप ये काम इफ़ के ज़रिए कर रहे होंगे तो आपकी मर्ज़ी है कि आप लेस देन या आप हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यूज़ में जा रहे हैं या आप लोएस्ट टू हाईएस्ट में जा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन
जब आप इसको बाय यूजिंग वी लुकअप कर रहे होंगे तो आपके पास ये एक रिस्ट्रिक्शन आए। कोई रिस्ट्रिक्शन यही है कि आपको हमेशा लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना होगा हमेशा, तभी ये वी लुकअप आपका काम करेगा, अदरवाइज़ ये आपका काम सही नहीं करेगा। काम कर रहा होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने देखा होगा लास्ट टाइम मेरे फॉर्मूले में एरर इस तरह नहीं आ रहा था, लेकिन वो सबको फेल कंसिडर कर रहा था, 85% वाले को ही फेल कंसिडर कर रहा था। सही, तो वो फॉर्मूला गलत इंजन के थ्रू कैलकुलेट हो रहा था, जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट गलत मिल रहे थे। तो आपको सही रिज़ल्ट चाहिए होंगे तो आपको हमेशा अपने टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज़ के अंदर। जी, तो कौन सा ज़्यादा आसान है? मल्टीपल इफ, नेस्टेड इफ की कंडीशन ज़्यादा आसान है, वी लुकअप की कंडीशन ज़्यादा आसान है? कितने कहते हैं वी लुकअप आसान लगा उनको, और कितने कहते हैं इफ़ ज़्यादा आसान लगा? कितने बाकियों को समझ में नहीं आया? इसका मतलब तो ये है, बताएं भाई, वी लुकअप से ये वर्किंग करना ज़्यादा आसान लगती है या इफ़ से? वी लुकअप वाले कितने हैंड रेस करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इफ़ वाले 1 2 3 4 5 6 बस 6 7। वी लुकअप वाले जीत गया भाई, वी लुकअप से ज़्यादा आसान है। वी लुकअप समझे एक तरह से वो मास्टरी लेवल वाला काम है ये। वी लुकअप काम ये है नहीं, लेकिन आप क्योंकि वी लुकअप इस तरह से काम कर लेता है तो आपने समझे ये हैक किया हुआ है, और इस तरह से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर करते हुए आप वर्किंग कर पा रहे हैं। अब जब ये समझ में आ गया है तो आ जाएं इसके ऊपर। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो रेट आना है वो वी लुकअप के थ्रू आना है, और यहाँ डेटा आपका ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है। तो अगर आपको सिंपल किसी एक कॉलम को यूज़ करते हुए, किसी एक टेबल को यूज़ करते हुए कमीशन रेट लेना हो तो आप क्या करेंगे? वी लुकअप दिस वैल्यू कहाँ सर्च करना है? यहाँ से सर्च करना है। फिक्स कर लिया मैंने। कौन सा कॉलम चाहिए? दूसरा कॉलम चाहिए। एप्रोप्रिएट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए? एप्रोप्रिएट मैच चाहिए। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। 7% का रेट आ गया क्योंकि इसने 1,20,000 रुपये की सेल की थी, तो 1,00,000 रुपये के हिसाब से इसकी जो सेल रेट है वो 7% का आ गया। जब तक ये 2.5 लाख की सेल क्रॉस नहीं करेगा, इसके ऊपर 8% का रेट अप्लाई नहीं होगा। यही आप ड्रैग कर देंगे तो आपके पास कमीशन रेट आ जाएंगे। सही, लेकिन ये जो कमीशन रेट आए हैं ये मैंने लेस देन 3 के ऊपर ही लेकर आया हूँ। मुझे यहाँ पे कंडीशन ये लगानी है कि अगर मेरी एयर्स ग्रेटर देन 3 हो तो मैं इस टेबल से वी लुकअप करूँ, अगर वो लेस देन 3 हो तो इस टेबल से लुकअप करूँ। तो जस्ट मैं अपने कर्सर को यहाँ लेकर आता हूँ और यहाँ कंडीशन लगाता हूँ इफ़, और इसको बोलता हूँ कि अगर मेरा एयर्स लेस देन 3 हो तो क्या करो? इस टेबल से लुकअप लगा लो, अदरवाइज वी लुकअप लगाओ, सेल्स के कॉलम को, सेल्स की वैल्यू को इस टेबल के थ्रू इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ, और साथ में बोलता हूँ दूसरी वैल्यू चाहिए और एप्रोप्रिएट मैच पे चाहिए। ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप का, ब्रैकेट क्लोज इफ़ का। फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है, एंटर। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पे जो 8% का रेट लग रहा था, अब यहाँ पर 9.25 का रेट लगा है। क्यों? क्योंकि 8%, 2.5 लाख से अबव वाली सेल्स के ऊपर उसको 8% का रेट मिल रहा था अगर उसने उसका टेन्योर 3 साल से कम का था। लेकिन क्योंकि इस बंदे का टेन्योर 6 साल का है, बंदा पुराना है, तो उसको हम अब 3 लाख से ऊपर के सेल लाने के ऊपर 9.25 का रेट देंगे। सही है, फ़ौरन इसका रेट चेंज हो गया। इसी तरह से ये बंदा जिसकी 43,000 की सेल है, 43,000 की सेल के मुताबिक इसके ऊपर 5% का रेट लगना था। सही, लेकिन क्योंकि ये 3 साल से ज़्यादा हो गया है इसको कंपनी के अंदर, तो अब 43,000 की सेल लाने के ऊपर
इसको हम कितना कितना रेट देंगे, 2% का रेट देंगे। पहले ज़्यादा मिल रहा था, चलो नुकसान हो गया इसको, और नुकसान हो या फ़ायदा हो, नुकसान भी होना चाहिए ना। तुम तो पुराने बंदे हो, तुम्हें तो पता है कहाँ कहाँ से सेल लेके आनी है। तो पुराने बंदे होके भी सेल लेके नहीं आ रहे, तुम्हें तो कम का रेट मिलेगा। नहीं, मैंने लेस देन 3 बोला है। देखें यहाँ पे कंडीशन जो दी हुई है वो लेस देन 3 का रखी हुई है। ये 3 है तो ये यहाँ पे काउंट होगा। लेस देन 3 से जो कम होगा, 1 और 2 वाले यहाँ पे स्टेबल से काउंट होंगे, और 3 और इससे बड़े वाले यहाँ से काउंट होंगे। मैंने लेस देन इज इक्वल टू नहीं लगाया, 3 से छोटा, 3 है वो, 3 से छोटा नहीं है, तो 3 वहीं पर ही कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला ये रहा। बस मैंने किया ये कि पहले मैं एक VLOOKUP लगा लिया मैंने समझने के लिए किस तरह से वर्क कर रहा है। उस VLOOKUP से पहले मैंने किया है कि इफ़ की कंडीशन लगाई है और बोला है कि जब मेरे एयर्स लेस देन 3 हो तो वो तो वही फॉर्मूला रहेगा। अदरवाइज़ दोबारा VLOOKUP और इस वैल्यू को लुकअप करो इस टेबल में से, और वही अप्रोप्रिएट मैच करके सेकंड कॉलम उठा लो। तो अब जब मेरे पास एयर्स लेस देन 3 होंगे तो VLOOKUP लगेगा इस टेबल से, और अगर एयर 3 और इससे बड़े होंगे तो VLOOKUP लग रहा होगा खुद ब खुद इस टेबल से। और लुकअप वैल्यू क्या हो रही होगी, लुकअप वैल्यू मेरे पास सेल्स की बेसिस के ऊपर मैं रेट वाली अमाउंट उठा रहा हूँ, रेट उठा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? बस अब जब इतना हो गया तो कमीशन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 1,20,000 रुपये की सेल लेकर आया और 7% का इसको रेट मिलना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 8,400 रुपये का इसको कमीशन सीधे ऐसा खड़े खड़े मिल गया। ठीक है, 2,10,000 की सेल लेकर आया, 7% का कमीशन था, 14,784 रुपये इसके हाथ में आ गए। कंपनी ने दे दिया, भाई तुम्हारा इनाम है। फाइल नंबर 7 जो है, फाइल नंबर 7 आपका असाइनमेंट है। पेरोल प्रॉब्लम HR हर मंथ फेस करता है। पेरोल चलता है, किसकी कितनी सैलरी है, कितना उसका हाउस रेंट, बेसिक अमाउंट कितनी, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है, उसका हाउस रेंट 20% होता है, बेसिक सैलरी हाउस रेंट के तौर पे कैलकुलेट होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस COLA कोला, सही सही है। ये 7% जो है, ये कोको कोला वाला कोला नहीं है। ठीक है, 7% आपका बेसिक सैलरी बनेगी, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस। बाकी ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बन जाएगी, तीनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट आपका डिफाइन है। अगर आपकी सैलरी जो है वो ग्रॉस सैलरी जो बन रही होगी वो इस रेंज में आ रही होगी तो आपको इतना टैक्स मिलेगा। अगर आपकी सैलरी इस रेंज में आ रही होगी तो आपका टैक्स इतना कटेगा, इस रेंज में होगी तो आपका टैक्स कितना कटेगा। सही है, तो आपकी मर्ज़ी है, इसको चाहे तो VLOOKUP के ज़रिए करें, चाहे तो मल्टीपल इफ़ के ज़रिए करें। आपको अभी आपने कमीशन रेट निकाला है, तो जैसे कमीशन रेट निकाला है वैसे टैक्स रेट भी यहाँ निकलेगा। बस ये कि आपको यहाँ आसानी है कि आपको दोनों रेंजेस दी हुई हैं, स्टार्ट रेंज और एंड रेट दोनों दी हुई हैं। ठीक है, टैक्स अमाउंट, टैक्स रेट निकल जाएगा तो टैक्स रेट से आप टैक्स अमाउंट निकाल लेंगे कि ग्रॉस सैलरी से मल्टीप्लाई बाय उतना परसेंट निकाल के उसका आपका टैक्स अमाउंट बन जाएगा। जैसे आपका कमीशन अमाउंट बनी है, सेम वर्किंग हो गई है जैसे आपने अभी किया है। और फिर नेट सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स अमाउंट आपकी नेट सैलरी बन जाएगी। मतलब ये कि यहाँ पर आप जो है कैसे करेंगे, ये सिंपल, अगर आप C मल्टीप्लाई बाय 0.2 करके अपना ये कॉलम की वैल्यू निकाल लेंगे। C मल्टीप्लाई बाय 0.07 करके आप कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस निकाल लेंगे। ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए आप कॉलम D प्लस कॉलम E कर लेंगे, तो आपका कॉलम C प्लस कॉलम D प्लस कॉलम E। और फिर टैक्स रेट के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप ये यहाँ पर
वी लुकअप करना है आपको, या आपको कोई और मल्टीपल इफ लगा के वर्किंग करनी है, ये आपके अपने ऊपर है। सही। टैक्स अमाउंट कैसे निकालेंगे? कॉलम एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, कॉलम जी से, तो आपका टैक्स अमाउंट निकल जाएगी। और आपकी नेट सैलरी कैसे निकलेगी? कॉलम एफ के अंदर से आप कॉलम एच माइनस कर देंगे, तो आपकी ये मैंने आपको लिख के बता दिया कि आपको करना क्या है, करना आपको खुद है। सही है। ये बल्कि स्निपिंग टूल के ज़रिए मैं जो है इसको, स्निपिंग टूल की ज़रूरत भी नहीं है, तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी करते हैं इसको, और ये आपके ये मैंने आपको पिक्चर के फॉर्म में दे दिया है, आसानी हो जाएगी सबको करने में। फॉर्मूलाज यहाँ पे बेसिक फार्मूलाज लिख दिए हैं मैंने। ठीक है, ये क्लास यहाँ पे आपकी वाइंड अप हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम चार्ट्स और बाकी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। उससे पहले तक के ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को कंफर्म होने चाहिए। एक आध फाइल और है मेरे पास, वो भी शेयर कर दूँगा असाइनमेंट के तौर पर, अगर मुझे मुनासिब लगा तो, वरना अदरवाइज़ ये हाल में काफ़ी है इस पूरे हफ्ते के लिए वर्किंग करने के लिए, क्योंकि अब तक जितना था वो सब आपको इसके अंदर लग जाएगा, वी लुकअप का कॉन्सेप्ट भी और इफ़ के कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, और आपकी पेरोल प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी।